ये कहानी एक ऐसे बार की है जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो माफ़ करना, तुम वहाँ पर भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब ये कि आगे कुआं तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार दिखाया जाता है और जिसमें सर्गियो नाम का एक आदमी आता है। और जिस समय सर्गियो बार के अंदर आता है ठीक उस समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और इस वक्त एक आदमी जिसका नाम साइमन है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। और अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक से उसे भी कोई गोली मार देता है और जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है और जिसका नाम एलिना होता है और वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। और जब ये लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई भी खबर नहीं होती। और जैसे ही इन लोगों की नज़र बाहर जाती है तो वो वहाँ से लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। और इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और तभी साइमन कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सर्गियो कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई एक किलर हो या फिर हो सकता है कि हम में से ही कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। और ये सुनकर के एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है। पर सर्गियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो इसके बारे में सबको बता देता है और नाचो के बैग को ले लिया जाता है। और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। और तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो सके। मैंने एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एलिना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है। पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है और तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है और वो सबसे पूछता है कि ब्रीफकेस किसका है। और तभी सर्गियो ये दावा करता है कि ब्रीफकेस उसका है। और इससे पहले कि सर्गियो ब्रीफकेस को उठाता, इस बार के ओनर अंपायर ब्रीफकेस को उठा लेते हैं और सर्गियो अंपायर को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है। लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इज़राइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। और जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता इस वक्त इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज़ आती है। और जब ये लोग वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, कोशिश करते हैं, तो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है और ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है और जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। और इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं। और जैसे ही ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायर्स इकट्ठा करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। और उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और अब उस तरफ कोई भी नहीं जा सकता था। और बाहर में फंसे लोगों को कुछ नहीं समझ में आता कि सरकार आखिर झूठ क्यों बोल रही है। और तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक से सबके सामने आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है और साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी थी और अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डोंट टच मी ऐसा कहता है। और ये लोग उस मरे हुए आदमी का फ़ोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था और इसके फ़ोन में और भी कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जिसमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचाने वाली पीपी किट पहनी हुई होती है। अब बार के अंदर सभी लोग ये समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है
और इसका मतलब ये है कि जो भी आदमी अभी यहाँ पर मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फ़ोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो टेबल पे चढ़कर अपने फ़ोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। तो वो ये बात सबको बताता है। तो तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी साइमन भी फ़ोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है और जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रयू है वो नाचो से फ़ोन मांगता है, लेकिन तभी अंपायर उसे रोक देती है और कहती है कि इस फ़ोन को मत छूना क्योंकि ये फ़ोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्गियो और एड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं और अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को छुआ या उस आदमी को छुआ है वो सब के सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और उसे कहता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेकर के जाओ और इन सब लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं और अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए थे। और कुछ देर के बाद एक रोमा नाम की औरत को वहां पर सफोकेशन होने लगता है और रोमा सबको तहखाने का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही रोमा दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहां पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती है और उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नज़र वहां पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है और इसका मतलब ये लोग वहां से पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। और फिर इजराइल उसे ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं और इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाते और उस ड्रेनेज के नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज़्यादा बड़ा नहीं होता इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है और जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है और अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं और कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और नाचो को वहाँ पर गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है और तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं और ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये उस मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। तो तभी एलिना उस आदमी का फ़ोन उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार है। तो इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा हुआ होता है कि मेरे पास अभी भी 4 और बची है और ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है और ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट था कि अगर उस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। अचानक इसके बाद वो फ़ोन बजना शुरू हो जाता है और इससे पहले कि वो फ़ोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और अब ये किसी न किसी तरह से फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास 4 और बची हैं तो क्यों ना हम 4 वैक्सीन्स को ढूंढें। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं लेकिन इनको तब वहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती और इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा हुआ होता है। तो इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वो सब 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4 और इसीलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तो तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है और इसी हाथापाई के दौरान लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाली में गिर जाती है और अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को आखिर नाली में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो।
तो पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है और जिसके बाद एलिना की बॉडी पर तेल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से होल के अंदर ढकेला जाता है और बड़ी मुशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है और एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है और तभी नाचो वैक्सीन को एक तार में बांधकर ऊपर भेजने को कहता है। लेकिन एलिना ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। और एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। और फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं और तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है और सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। और इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स हैं जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही होती हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं और इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और इस बार नाचो उसे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से मार देता है और अब नाचो के पास गन थी और इसीलिए सब उसे डर रहे थे। और तभी नाचो साइमन को अपने गन पॉइंट पर लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। और फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है और जहाँ उसने वैक्सीन को छिपा रखी थी और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि साइमन और रोमा इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और तभी अचानक रोमा साइमन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएं, लेकिन नाचो रोमा को ऐसा करने से रोक देता है। पर रोमा नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो रोमा को बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता और जिसके बाद रोमा नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। और अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे और इसीलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल साइमन को पीछे करके उसे जान से मार देता है और अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तो तभी नाचो और एलिना के सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और वो दोनों सीढ़ियों की ओर ऊपर आगे बढ़ते हैं। पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है और इसीलिए वो नीचे नहीं जा सकते थे। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है और फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है जिससे दोनों के दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। और एलिना के पास अब जो वैक्सीन बची है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के एरिया को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। और अंत में इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बाहर के वॉशरूम में खांसता खांसता गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है शायद आर्मी किसी तरह कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो दुश्मन देश पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी लेकिन ये ऑफिसर बीमार था और इसीलिए वैक्सीन ने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। और अब जब आर्मी को पता चल गया कि उनका वो ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए और इस वायरस को इसी जगह पर ख़त्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों न पड़े। और थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे और इसीलिए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है उनका ये कदम उठाना सही था या फिर गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।